हेलो एवरीवन, आज डेट है 7 जनवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि अराल सी कहां पर सिचुएटेड है। सबसे पहले मैप में जाकर के इसकी लोकेशन को आपको व्यू करना है और फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो उनका आंसर देने की आप कोशिश किया करो। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था लीबिया जो कंट्री है उससे रिलेटेड, तो लीबिया के मैप को हम व्यू कर लेते हैं। लीबिया जो कंट्री है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नॉर्दर्न पार्ट में सिचुएटेड है। लीबिया कंट्री मेडिटेरियन सी के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करती हैं। और अगर हम लैंड एरिया की बात करें तो अदर कंट्रीज ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, सूडान एंड इजिप्ट, इन कंट्रीज के साथ में लीबिया कंट्री अपनी बॉर्डर शेयर करती है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो लीबिया कंट्री से पासेस होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि पूरे ग्लोबली लेवल पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न जो अमेरिका कॉन्टिनेंट है वहाँ से, मैक्सिको से और फिर कैरेबियन आइलैंड जो कंट्री है बहामास, वहाँ से पास होता है। उसके बाद में हम आ जाते हैं अफ्रीकन कंट्री में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये पास होता है मॉरिशनिया, वेस्टर्न सहारा, उसके बाद में अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, माली, नाइजर, इन कंट्रीज से अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पास होता है। एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, उसके बाद में म्यांमार, चाइना एंड ताइवान, इन कंट्रीज के साथ में, इन कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। इसका जो मैप है वो आपको टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी पर शेयर कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे इंडिया के स्पेसिफिक जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं। देखो, जब भी मैप बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मतलब आपके वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडिया के जो 8 स्टेट है वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको उन स्टेट्स के नेम नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो रहा है कि इंडिया में एक रिवर ऐसी फ्लो होती है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम पास करती है। तो उस रिवर का नेम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। द हिंदू का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ है वो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर के है। हमें पता है सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट मतलब जुडिशरी, उसके बीच में डिस्कशन चल रहा है कि ईडब्ल्यूएस में आपने जो 8 लाख का इनकम क्राइटेरिया फिक्स किया वो किसके बेसिस पर फिक्स किया। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बोला है कि हमने एक परफेक्ट जो स्टडी है वो हमने की, उस स्टडी के बेसिस पर ही हमने ईडब्ल्यूएस का जो कैप है वो 8 लाख डिसाइड किया है। हमारे जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि पहले अगर हम देखें तो ये जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन एक्ट है ये जो एक्ट है वो 14 जनवरी 2019 को पास हुआ और उसके बाद में 17 जनवरी को ऑफिशियल मेमोरेंडम पास किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। और उसमें ये बोला गया कि वो फैमिलीज जो 8 लाख से बिलो उनकी एनुअल इनकम है उनको ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया जाता है। तो इसी को लेकर के क्वेश्चन उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने ये बोला है कि आपने 3 दिन पहले क्या किया, जो ईडब्ल्यूएस एक्ट है उसको पास किया, 3 दिन बाद में आपने 3 दिन पहले पास किया, 3 दिन बाद में आपने ऑफिशियल मेमोरेंडम में 8 लाख जो इनकम है वो भी डिसाइड कर दी। और आप बोलते हो कि हमने जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ में हमने डिस्कशन किया, प्रॉपर स्टडी की। तो ये स्टडी जो है वो आपके कहाँ से पास हुई, 3 दिन में आपने इतनी प्रॉपर स्टडी कर ली। इसी को लेकर के क्वेश्चन उठाया गया है। अब ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है उसके बारे में अगर हम बेसिक फैक्ट्स देखें तो हमें पता है कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस रिजर्वेशन को पास किया गया। इसका पास करने का मेन कारण ये था कि हमारी सोसाइटी के वो पार्ट जिनको किसी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन उनकी इनकम भी इतनी नहीं थी कि वो अपने आप को एक अच्छे तरीके से रिजर्व कर सके, तो उन्हीं को एक इक्वलिटी देने के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रिजर्वेशन है वो पास किया गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थ्रू हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 15 एंड 16 में अमेंडमेंट हुए, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंट्री के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको चेंजेस वहाँ पर करने पड़े हैं।
यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल की बात की गई है, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिसिटर जनरल जो है वो हमारे अटर्नी जनरल के असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं। जो हमारा अटर्नी जनरल है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है आर्टिकल 76 के अंडर, लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल है उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। जो अटर्नी जनरल जो होते हैं उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट की इंटरेस्ट के ऊपर, मतलब गवर्नमेंट जिसको चाहिए वो प्रेसिडेंट को उसकी रिकमेंडेशन देती है और प्रेसिडेंट उनको अटर्नी जनरल के रूप में अपॉइंट करता है। वो हमारे जो हाईएस्ट कंट्री के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, और जब भी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी लॉ के ऊपर कुछ डिस्कशन करना होता है या सुप्रीम कोर्ट में या किसी हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट होना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उनकी तरफ से जो रिप्रेजेंट होते हैं वो होते हैं अटर्नी जनरल। तो ये अटर्नी जनरल से रिलेटेड हमने बेसिक फैक्ट्स देखे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अटर्नी जनरल के जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर किए हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर अभी हमने देखा कि हमारे जो पीएम हैं वो पंजाब की विजिट पर थे। वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि जब उनका काफिला जो है वो रोड के थ्रू जिस जगह पर रैली ऑर्गेनाइज हो रही थी वहाँ पर जा रहे थे, तो उनके काफिले को रोक लिया गया। अब इसको लेकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से, जो पंजाब गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से एक पैनल बनाया है और वो प्रोब करेगी कि क्या सिक्योरिटी में क्या लैप्स देखने को मिला। यूनियन होम मिनिस्ट्री के थ्रू अगर हम देखें तो उन्होंने जिनको ऑफिसर अपॉइंट किया है, यूनियन होम मिनिस्ट्री साइड ए 3 मेंबर कमेटी ऑफ सुधीर कुमार सक्सेना, सेक्रेटरी सिक्योरिटी, कैबिनेट सेक्रेटरीट बलबीर सिंह, जॉइंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड एस सुरेश, इंस्पेक्टर जनरल स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ये तीनों जो हैं वो मिल करके जानकारी हासिल करेंगे कि क्या सीरियस लैप्सेस देखने को मिले सिक्योरिटी में जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सामने आई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर कल भी हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया था कि गिटहब जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर बुली बाई एक ऐप को लॉन्च किया गया और वहाँ पर जो मुस्लिम वीमेन हैं उनके ऑक्शन के काम किया जा रहा था। तो इसी को लेकर के जिस पर्सन ने इस ऐप को क्रिएट किया है उसको पकड़ लिया गया है आसाम से। दिल्ली पुलिस उनको पकड़ करके ले आई है और हाई कोर्ट ने एक तरीके से उनकी 7 डेज की रिमांड का अप्रूवल भी दे दिया है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि विमेन के खिलाफ में ये जो साइबर क्राइम इंक्रीज होते जा रहे हैं इनको हम कैसे रोक सकते हैं। कल भी हमने गिटहब जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में डिस्कस किया था कि गिटहब जो प्लेटफॉर्म है वो एक ओपन सोशल प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, मतलब किसी भी पर्सन ने अपना जो ऐप है उसको क्रिएट किया, उसको गिटहब पे इंस्टॉल किया, उसके बाद में अदर जो पर्सन होते हैं गिटहब प्लेटफॉर्म पर वो भी आकर के उस ऐप में क्या क्या खामियां हैं उनको सुधारने में हेल्प कर सकते हैं। इसके जो नोट्स हैं वो भी हमने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अब विमेन के खिलाफ में जो भी क्राइम्स होते हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है CERTIN, क्योंकि इस आर्टिकल में ये पॉइंट लिख रखा है कि CERTIN जो किसके अंडर आता है, एन ऑफिस विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस टीम, इन्होंने मिलकर के ये काम किया और इतनी जल्दी इस ऐप के क्रिएटर को हम पकड़ पाई। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन, हमारा जो GS पेपर 2 है उससे आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले हम कुछ थ्योरीज देखेंगे। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो मार्च 2021 तक हमारे इंडिया में 825 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं और धीरे धीरे ये इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि इस तरीके के जो इश्यूज हैं वो और ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। कुछ साइबर क्राइम्स की अगर हम, ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसके बेसिस पर हम ये मान सकते हैं कि साइबर क्राइम्स हमारे यहाँ पर इंडिया में कितने होते हैं। NCRB की अगर हम डाटा की बात करें तो 2020 में लगभग 50,000 के लगभग साइबर क्राइम्स हुए, जिसमें 10,000 साइबर क्राइम जो हैं वो विमेन के अगेंस्ट हुए। इसमें क्या होता है कि साइबर क्राइम होने के बाद में ब्लैकमेलिंग होने लग जाती है, स्टॉकिंग होने लग जाती है, बुलिंग होने लग जाता है। ये कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से वीमेन और उनकी फैमिलीज़ को काफ़ी स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। अब इसको हम रोक कैसे सकते हैं? रोकने का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो वीमेन है उनमें अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। उनको बताना होगा कि आप सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हो तो किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात हम ये देखते हैं कि केसेस जब होते हैं और फिर पुलिस स्टेशन वीमेन आती हैं तो उनके केसेस रजिस्टर नहीं होते हैं। तो हमें क्या करना होगा, जो भी हमारी पुलिस टीम है उनको अवेयर करना होगा। इसके अलावा जो साइबर सेल है उसके साथ में पुलिस
जो जनरल पुलिस है उसका कोऑपरेशन बिठाना होगा, ताकि इन इश्यूज को जो गर्ल्स के खिलाफ में और विमेन के खिलाफ में हैं उनको और ज़्यादा साइबर सेफ्टी का फॉलो करते हुए हम अवेयरनेस को यूज़ करते हुए इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ओके, इसके अलावा हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भी ज़रूरत होगी, जैसे कि कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जो मतलब उनका जो ओरिजिन होता है वो इंटरनेशनल लेवल पर होता है, तो अदर कंट्रीज़ के साथ में कुछ हमें फॉर्मल इनफॉर्मल जो ऐसी ट्रीटीज़ करनी होगी, ताकि जो इंटरनेशनल गैंग्स हैं उनको हम सक्सेसफुली डिटेक्शन कर सके और जो भी उनकी लोकेशन है उनको गेन करके उनको एक तरीके से कैप्चर कर सके। प्रेजेंट टाइम में CERTIN जो है वो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क कर रही है। तो अगर इन सारे पॉइंट के ऊपर वर्क करते हैं, इसके अलावा जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन के लिए पैसा देती है। अगर इस मनी को हम ढंग से इम्प्लीमेंट करते हैं, ये जो फंड दिया जाता है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इन इश्यूज़ को हम काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। इसके अलावा NCRB के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जितने भी साइबर क्राइम्स हैं उनमें फास्ट ट्रायल की ज़रूरत होती है, ताकि जो भी इशू हुआ, जो भी केसेस हुआ, उसमें जल्दी से जल्दी जिसने भी इस तरीके का कंटेंट डेवलप किया उन सभी को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके, ताकि जो इशू है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक ना इंक्रीज हो। तो इन सारी तरीके से अगर हम वर्क करते हैं, जो भी हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जो भी हमारे पुलिसिंग है, जो भी हमारे साइबर सेल्स हैं, उनको हमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी कि किस तरीके से साइबर क्राइम से वो निपट सकते हैं। तो ये हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस किया है कि वीमेन के खिलाफ में जो साइबर क्राइम है उनको हम कैसे रोक सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, FCRA एक्ट के अंडर कुछ अदर जो NGO हैं, जिसमें TTD है, रामाकृष्णा मिशन है, उन्होंने भी FCRA एक्ट के अंदर जो भी अपना रिन्यूअल एप्लीकेशन डाला था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। ये दो जो NGO है ये उन 6000 NGO में आ गए हैं जिनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिन्यू नहीं किया गया है। अभी हमने देखा था कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो मदर टेरेसा के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था उसका भी जो एप्लीकेशन रिन्यू के लिए डाला गया था उसको भी रिजेक्ट किया गया है। इसके अलावा ऑक्सफैम इंडिया जो है NGO उसका भी जो रिन्यूअल एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट किया गया है। यहाँ पर बताया गया है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम जो है द रामकृष्ण मिशन एंड द श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट इन शिरडी आर अमोंग द 6000 NGO दैट डिड नॉट हैव देयर FCRA रजिस्ट्रेशन रिन्यूड बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री रिसेंटली। जो तिरुपति वेंकटेश्वरा टेम्पल है आंध्र प्रदेश में एंड रामकृष्णा मिशन आर रजिस्टर्ड एज हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, वाइल जो श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट है वो रिलीजियस कैटेगरी के अंडर पड़ता है FCRA एक्ट के अंडर। अब इसमें जो भी पैसा आता है उसको यूज़ किया जा सकता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो भी आता है उसको आप सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, इकोनॉमिक और कल्चरल पर्पज़ के लिए यूज कर सकते थे। सभी को पता है कि FCRA एक्ट क्या होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसमें जो भी NGO जिनको फॉरेन से फंडिंग मिलती है उनको अपने रजिस्ट्रेशन को टाइम टू टाइम रिन्यू करवाना होता है कि आपको जो मनी मिल रहा है उसका आप सही तरीके से यूज़ कर रहे हो। ये FCRA एक्ट इसलिए लाया गया था कि फॉरेन से जो फंडिंग होती थी इन NGO को उसको लेकर के कुछ इश्यूज सामने आए थे कि उन मनी का यूज़ किया जाता है हमारी जो सेफ्टी है, हमारी जो इंटीग्रिटी है उसको डाइल्यूट करने के लिए। इसीलिए एक्ट लाया गया और टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट किए जाते हैं ताकि जो प्रॉब्लम है वो रेगुलर ना हो सके, उसको सॉल्व किया जा सके। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, RJD जी ने अपनी तरफ से ये बात बोली है कि ऑल सपोर्ट टू JDU फॉर कास्ट सेंसस। हमें पता है कि जो बिहार में जो प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है वो BJP अलायंस के साथ में है, लेकिन वहाँ पर जो रीजनल पार्टी है वो कोशिश कर रही है कि वहाँ पर कास्ट सेंसस हो, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट का ये मानना है कि वहाँ पर जो भी पॉपुलेशन है उनको जितना मनी मिलना चाहिए था, जितनी उनकी इंक्रीज होना चाहिए था लाइफ में, उतना नहीं हो पा रहा है। तो कास्ट सेंसस हम करेंगे, हमें वहाँ पर कास्ट की जो अवेलेबिलिटी है उसके बारे में पता चलेगा, लोगों की सोशल इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसके बारे में पता चलेगा। उन सारे पॉइंट्स के ऊपर उन लोगों का जो अपग्रेडेशन होना चाहिए उसके ऊपर वर्क किया जा सकेगा। तो जो अपोजिशन पार्टी है उसने ये बोला है कि कास्ट बेस्ड सेंसस के लिए और स्पेशल स्टेटस की जो बिहार डिमांड कर रहा है उसके लिए हम साथ हैं वहाँ की रीजनल पार्टी के साथ में। तो ये जो स्पेशल स्टेटस क्या होता है इसके बारे में हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। स्पेशल स्टेटस की अगर हम बात करें तो देखो,
स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो सेंटर के द्वारा जो असिस्टेंस दी जाती है स्टेट्स को, वो उस वहाँ की जियोग्राफिकल और सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज के बेसिस पर जो भी असिस्टेंस दी जाती है वो इंक्रीज हो जाती है अगर किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया जाता है। तो 1969 में फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि हमें इस तरीके की कैटेगरी जो है वो डेवलप करनी होगी। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं वहाँ की जो कंडीशन है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, तो उन स्टेट को आपको ज़्यादा असिस्टेंस देने की ज़रूरत है। ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है वो गार्डगिल फॉर्मूला के पर बेसिस है। इसमें 5 ऐसे पैरामीटर्स फिक्स किए गए हैं, जैसे कि कोई स्टेट हिली टेरेन वाला हो, इसके अलावा वहाँ पर लो पॉपुलेशन डेंसिटी हो, ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा हो, इसके अलावा जो स्टेट है वो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में अपनी बॉर्डर को शेयर करता हो, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस हो उस स्टेट में, एंड नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, मतलब स्टेट के पास में इतना फाइनेंस नहीं है कि वो अपनी पॉपुलेशन को वहाँ पर सपोर्ट कर सके। तो इन पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर जो स्टेट्स हैं उनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। सबसे पहले 1969 में जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया, आसाम एंड नागालैंड को। उसके बाद में 8 मोर स्टेट्स को भी इस कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया गया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में बताया गया था? तो इसका आंसर आएगा नो। कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को लेकर के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए और उसमें अगर एक स्टेटमेंट ये दे दिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड प्रोविजन है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि 1969 में फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी, उसके बाद में स्टार्ट हुआ है। तो जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ था। अब देखो, सिंपल लैंग्वेज में आप समझो, सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है कि जब भी कोई स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम स्टार्ट करती है तो उसमें क्या करता है कि वो स्टेट को कुछ अपनी तरफ से फंडिंग देती है। मतलब जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो अपनी तरफ से 60% पैसा दे रही है या किसी स्टेट को 75% पैसा दे रही है, बचा हुआ जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट को खर्च करना होता है। लेकिन अगर किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया जाता है तो उसके बाद में 90% जो पैसा है वो सेंटर देती है और बचा हुआ जो पैसा है वो स्टेट को देना होता है। ओके, इसके अलावा जो पैसा, मान लो किसी स्कीम के अंडर जो पैसा दिया गया, अगर उसको खर्च नहीं किया गया तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स में वो पैसा लैप्स नहीं होता है और आगे वो पैसा चलता रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंट कंसेशन दिए जाते हैं उस स्टेट को एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज में, इनकम टैक्स में एंड कॉर्पोरेट टैक्स में। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं, इसीलिए जो स्टेट्स हैं वो बार बार डिमांड करते रहते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को लेकर के। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको क्लियर होने चाहिए। अब देखो, ये फिफ्थ जो फाइनेंस कमीशन है उसने रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन ने ये बोला कि अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को हटा दीजिए, ज़्यादातर जो हमारे स्टेट्स हैं उनसे हटा दीजिए, सिर्फ हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं और 3 जो हिल स्टेट हैं उनमें आप इसको रेगुलर कर सकते हो। इसके अलावा जो स्टेट्स को आप अभी 32% जो भी टैक्स में पैसा आता है उसमें 32% आप स्टेट्स को देते हो, उसको इंक्रीज करके आप 42% कर दीजिए, ताकि जो हर स्टेट डिमांड करता है कि हमें स्पेशल स्टेटस दीजिए वो डिमांड कम होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर देखिए, यह जो आर्टिकल है वो कजाकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को लेकर के है। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि कजाकिस्तान में, हमने कल भी डिस्कशन किया था कि वहाँ पर जो प्राइस, ऑयल के जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज हो गई, उसके बाद में प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया और लास्ट में जो प्रोटेस्ट है वो एक तरीके से मतलब पॉलिटिकल बेसिस प्रोटेस्ट में चेंज हो गया। तो इसको लेकर के कजाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं कजाकिस्तान के, उन्होंने यहाँ देखो CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से एक तरीके से डिमांड की है कि आप हमारी यहाँ पर हेल्प कीजिए। तो रशिया ने अपने आर्मी को, अपने ट्रूप्स को यहाँ पर उतार दिया है, यहाँ पर जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है उसको एक तरीके से रोकने के लिए। तो सबसे पहले तो हम कजाकिस्तान जो कंट्री है उसकी मैप को व्यू करेंगे
और उसके बाद में जो CSTO जो टर्म है उसके बारे में बेसिक फैक्ट्स देखते हैं। कजाकिस्तान जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है और हमें पता है कि 1991 से पहले ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे वो USSR के पार्ट थे। 1991 में डिसइंटीग्रेशन होता है और ये कंट्री एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कजाकिस्तान है, यहाँ पर एक लेक बाल्कस जो है वो भी सिचुएटेड है। अब हम बात कर लेते हैं ये जो आर्टिकल है CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखो 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ USSR का, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट फोर्स बनाई जाने की कोशिश की गई। कारण क्या था कि USA ने मतलब अमेरिका ने अदर कंट्रीज के साथ में मिलकर के एक नाटो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। और नाटो ऑर्गेनाइजेशन एक मिलिट्री अलायंस, मतलब नाटो ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो नाटो ऑर्गेनाइजेशन ये मानेगा कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है। और यही कारण होता है कि कंप्लीट जो उसके मेंबर्स होते हैं वो एक तरीके से काउंटर अटैक करने के लिए सामने आ जाते हैं। तो इसी का एक अल्टरनेट बनाने की कोशिश की रशिया ने अदर कंट्रीज के साथ में मिलकर के कि हम भी एक मिलिट्री अलायंस बनाते हैं। और इस मिलिट्री अलायंस को बनाने के लिए कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी की गई 1992 में, जिसको ताशकंद ट्रीटी भी बोलते हैं। और उसी के बेसिस पर 2002 में इस इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस को शुरुआत की गई। 6 कंट्रीज ने शुरुआत में मिलकर के इस कंट्री को, ये जो अलायंस है इसको स्टार्ट किया गया था। ओके, Tajikistan is the only country out of the 6-member bloc led by Russia that shares a border with Afghanistan। ताकि अफगानिस्तान वाला जो इशू है इसको भी हम सोल्व कर सके। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे, एक तरीके से मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ये CSTO जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाने की कोशिश की गई थी। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आर्टिकल रिलेटेड है आपके, और मेंस में भी GS पेपर 2 जो है उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। अब CSTO से रिलेटेड और फैक्ट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका जो हेडक्वार्टर है वो रशिया की कैपिटल मॉस्को में सिचुएटेड है। इसका ऑब्जेक्टिव इस ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ ये है कि हम पीस को स्ट्रेंथन कर सकें, इंटरनेशनल एंड रीजनल जो भी सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन कर सकें, और इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें हैं इनके ऊपर भी मिलकर के हम काम कर सके। CSTO की अगर हम बात करें तो इसके जो मेंबर्स हैं आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशियन फेडरेशन एंड तजिकिस्तान, और सर्बिया और जो अफगानिस्तान जो है वो CSTO के एक ऑब्जर्वर स्टेटस उनको दिया हुआ है। ओके, तो जिस तरीके से नाटो ऑर्गेनाइजेशन है उसी तरीके से CSTO ऑर्गेनाइजेशन भी एक मिलिट्री अलायंस के रूप में काम करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहां देखिए पेज नंबर 5 पर, ये जो आर्टिकल है यहाँ पर हैदराबाद में एक नया म्यूजियम इनॉग्रेशन किया गया है। यहाँ देखिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह, उन्होंने इनॉग्रेशन किया है हमारे इंडिया का फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद में। CSIR NGRI जो उनका सेंटर है, CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में, वहाँ पर इस रॉक म्यूजियम को स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर जो रॉक सिचुएटेड है वो अलग अलग एरिया से लाई हुई हैं। कुछ रॉक ऐसी हैं जो काफ़ी डेप्थ से डिगिंग करके उनको निकाला गया है। कुछ जो रॉक है वो साउथ इंडिया से, कुछ नॉर्थ इंडिया से, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो हमारा पार्ट्स है वहाँ पर। तो इसका मेन रीज़न यह है कि जो टूरिस्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे ताकि उनको पता चल सके कि किस एरिया में हमारे यहाँ पर किस तरीके का रॉक फॉर्मेशन पाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल पेज पर, सबसे पहले 6th पेज पर ये जो आर्टिकल है वो टोबैको इंडस्ट्री को लेकर के है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं आर्टिकल में शुरुआत में कि टोबैको एक प्रोडक्ट है जो लगभग हम एवरी ईयर 13 लाख इंडियंस जो हैं उनको किल करता है। अगर हमारे यहाँ पर डाटा देखें तो हमारी जो GDP है उसमें 1% से भी ज़्यादा इस टोबैको इंडस्ट्री का एक तरीके से इंक्लूजन, मतलब इसका पार्टिसिपेशन होता है। 27 करोड़ पीपल जो हैं जो 15 ईयर्स एज से ज़्यादा के हैं, और वो 88.5% ऐसे हैं जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, और जिनकी एज ग्रुप 13 to 15 ईयर्स हैं वो टोबैको का हमारे इंडिया में यूज़ करते हैं। हमें पता है कि जो टोबैको है वो पब्लिक हेल्थ के लिए काफ़ी डेट्रीमेंटल है, लेकिन अब इसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि क्यों ना जो टोबैको इंडस्ट्री है, जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर टैक्स को इंक्रीज़ किया जाए। जब आप टैक्स इंक्रीज़ करोगे तो इसकी वजह से जो इशू है काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन इस आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोली गई है कि जब भी आप किसी चीज़
चीज़ को बैन करने की कोशिश करते हो या फिर इनडायरेक्टली उसको बैन करने की कोशिश करते हो तो उसका जो इलिसिट ट्रेड है वो एक कोर ड्राइवर के रूप में सामने आ जाएगा। बहुत सारी कंट्रीज़ पूरे वर्ल्ड में ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी इलिसिट ट्रेड होता है सिगरेट्स का, तो उनकी वजह से हमारा जो कंट्री है वो भी इफेक्ट होगा। और इलीगल तरीके से जब भी कोई काम होता है तो हम ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी का बहुत सारा पार्ट जो है उसमें इंक्लूजन होता है। उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की जगह पर हम उसमें उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा क्या बना देते हैं, ऐसे एक तरीके से बहुत ही हेक्टिक बना देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें जो हमारी हेल्थ अवेयरनेस है उसको इंक्रीज़ करना होगा, तभी जाकर के जो हमारी यंग पॉपुलेशन है वो इसमें इंक्लूड होने से अपने आप को रोक सकती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर एडिटोरियल पेज पर ही है। हमें पता है गर्ल्स की जो मैरिज एज है उसको 18 से इंक्रीज करके 21 की बात चल रही है। लोकसभा में इसको पास भी किया गया, हालांकि अब इसका प्रपोजल जो है वो डिसाइड करने के लिए कमेटी को भेजा गया है कि इसके ऊपर डिस्कशन हो और फिर जो भी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है उसके बेसिस पर इसको और ज़्यादा मोस्ट एम्पावर्ड एक्ट के रूप में इम्प्लीमेंट किया जा सके। हालांकि जो अपोजिशन पार्टीज़ है या अदर कुछ कैटेगरीज है हमारी सोसाइटी में वो इसका प्रोटेस्ट भी कर रही है। उनका ये मानना है कि हमारे जो पर्सनल लॉ हैं वो इससे डाइल्यूट होंगे। अब देखो, इस आर्टिकल का कंक्लूजन यही है कि हमने बात की कि मिनिमम एज, मैरिज एज क्या होनी चाहिए। हमने कभी भी ये बात नहीं की कि राइट एज क्या होनी चाहिए मैरिज के लिए। मैरिज के लिए अगर हम राइट एज की बात करने लग जाएंगे तो जो 21 ईयर्स एज है या फिर उससे भी ज़्यादा जो एज है वो इंक्रीज होने की बात हो सकती है, क्योंकि अगर हम राइट एज मैरिज के लिए राइट एज टर्म्स की अगर हम बात करेंगे, अगर हम मिनिमम एज की बात करते हैं तो 18 ईयर्स भी ठीक है। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि देखो, अभी प्रेजेंट टाइम में 18 एज है गर्ल्स की, लेकिन फिर भी जो अर्ली जो चाइल्ड मैरिज होती हैं वो बहुत ज़्यादा है। अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के जो डाटा सामने आए उसमें माना गया है कि 23.5% जो ऐसी गर्ल्स हैं उनकी बिफोर 18 एज से ही पहले ही उनकी शादी हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि आप 21 एज जो कर दोगे उसके बाद में भी इशू कम हो जाएगा, और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो अपनी फैमिली, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनकी विशेष के अगेंस्ट आकर के अपना लाइफ पार्टनर चुनती हैं। इसकी वजह से बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं वो अपनी लड़कियों की शादी बहुत अर्ली एज में कर देते हैं। अब 21 एज जो गर्ल्स है वो और मैच्योर माइंड के साथ में होगी। हो सकता है कि इस तरीके के केसेज और ज़्यादा इंक्रीज़ हों, जिसकी वजह से जो अर्ली मैरिज जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। तो इस तरीके की केसेस को, अगर इस तरीके के जो एक्ट आते हैं उनको अगर हमें मेंटेन करने हैं तो सबसे पहले हमें एजुकेशन के साथ में जो एम्पावरमेंट और वुमेन को अगर हमें फोकस करना है तो अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। इस एक्ट का क्या क्या बेनिफिट हो सकता है उसको लेकर के जब तक आप सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट नहीं करोगे तब तक इसके जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि अभी नेपाल में हमने ये देखा कि वहाँ पर मैरिज एज को गर्ल्स एंड बॉयज़ की 20 ईयर्स किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारी जो ऐसी गर्ल्स हैं उनको मतलब प्रोटेक्शन हाउस में इनको रखा जा रहा है। तो इस तरीके के इश्यूज हो सकता है इंडिया में भी इंक्रीज हो। तो उन सभी से निपटने के लिए हमें पहले ही क्या क्या इसके एक तरीके से लॉस हो सकते हैं इस एक्ट के, वो सब कुछ भी हमें माइंड में रख करके इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से कुछ इम्पोर्टेंट्स ऑर्डर्स पास किए हैं। उन्होंने ये बोला है कि हम जो ड्रोन्स हैं प्रेजेंट टाइम में काफ़ी जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके हम काफ़ी पॉइंट्स को ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से बोला है कि हम स्काई में थर्ड आई के रूप में ड्रोन्स का यूज़ करके बहुत सारी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे हमारे जो सर्विलेंस हैं उनमें हम इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन उनका कर सकते हैं। यहाँ पर बता रखा है कि किस किस एरिया में हम किस किस पॉइंट के ऊपर उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे डिफेंस के एरिया में सर्विलेंस के लिए कॉम्बैट काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन, इन सब के लिए यूज़ किया जा सकता है। होम अफेयर्स के लिए VVIP सिक्योरिटी के लिए, क्राइम कंट्रोल, रेड्स एंड काउंटर टेरर ऑपरेशन के लिए, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए, डिलीवरी ऑफ मेडिसिन। अभी कोविड के टाइम में हमने देखा कि बहुत सारी मेडिसिन को सेंड करने के लिए इसका यूज़ किया गया था। ये इसके अलावा जो वैक्सीन है उनको सेंड करने के लिए काफ़ी हिली एरियाज़ जो हैं, काफ़ी ट्रेन एरिया जो हैं, उन सब को कैप्चर करने के लिए, उन सब के पास में मेडिसिन प्रोवाइड करवाने के लिए हमने ड्रोन का यूज़ किया था। सैंपल कलेक्शन फॉर टेस्ट, इनके लिए यूज़ किया जा सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रॉप एंड सोइल हेल्थ मॉनिटरिंग, एंटी लोकस्ट वर्क,
और इंश्योरेंस क्लेम सर्वे, पंचायती राज में लैंड रिकॉर्ड्स एंड प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, एनवायरमेंट सेक्टर में फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंटी पोचिंग ऑपरेशन मॉनिटरिंग वाइल्ड लाइफ के लिए, पावर सेक्टर में रियल टाइम सर्विलेंस ऑफ असेट्स एंड ट्रांसमिशन लाइंस के लिए, रोड ट्रांसपोर्ट में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंसिडेंट रिस्पॉन्स। इन सारे पॉइंट्स के लिए हम ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए या डायरेक्टली ड्रोन्स का यूज़ करते हुए हम हर सेक्टर को बेनिफिट दे सकते हैं और इससे क्या क्या पॉजिटिव बेनिफिट सामने आ सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको अपने नोट्स में प्रिपेयर करना है और इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आप अपने आंसर्स को राइट डाउन कर सकते हो। अभी हमने थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें तमिलनाडु में हमने ये देखा कि वहाँ पर जो फायर क्रैकर्स इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी इशू देखने को मिलते हैं। बहुत टाइम वहाँ पर ब्लास्ट होते हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो लेबरर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने भी अपने रिकमेंडेशन में ये बोला था कि हम ड्रोन्स के थ्रू वहाँ पर ओवरव्यू कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि वहाँ पर जो भी फायर क्रैकर्स इंडस्ट्री है शिवकाशी वाले एरिया में वहाँ पर वेल तरीके से और सिक्योरिटी जो भी सिक्योरिटी पॉइंट्स जो भी हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 11 पर, फॉरेन पेज पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो सबसे पहले तो नॉर्थ कोरिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। ओके, अब ये हाइपरसोनिक जो वर्ड है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखो हाइपरसोनिक जो स्पीड और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो जब भी कोई साउंड की जो स्पीड होती है उसको 1 मैक नंबर से एक तरीके से डिनोट किया जाता है। अब उससे 5 गुना ज़्यादा किसी की स्पीड हो तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक स्पीड। मैक नंबर क्या होता है, जो साउंड की स्पीड होती है इसको एक तरीके से नापने का या मेज़र करने का जो काम किया जाता है वो मैक नंबर के थ्रू किया जाता है। ओके, 1 मैक नंबर जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकेंड। इतनी इसकी क्या होती है मतलब स्पीड होती है और इससे भी 5 गुना वो होती है हाइपरसोनिक स्पीड। हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये आर्टिकल रिलेटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर देखो, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाइना की विजिट पर जाएंगे। हो सकता है कि अगले मंथ के शुरुआती समय में वो जाएं। हालांकि जो रशिया के प्रेसिडेंट है वो भी चाइना की विजिट पर आ सकते हैं। इस आर्टिकल में सबसे पहले तो ये बोला गया है कि कोविड की वजह से जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो आना जाना था वो बिल्कुल क्लोज था। ओके, लेकिन दोबारा से शुरुआत हो रही है। रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो इसलिए आ सकते हैं कि वहाँ पर जो विंटर ओलंपिक्स है वो स्टार्ट होने वाले हैं फरवरी में, तो हो सकता है कि उनकी शुरुआत में उसके ओपनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने आए। जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसलिए जाएंगे कि जो इन्वेस्टमेंट चाइना यहाँ पर कर रहा है उसको इंक्रीज़ करे, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा दे। इसके अलावा जो CPEC जो प्रोजेक्ट है उसके बेसिस उसको ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो और उस प्रोजेक्ट को ऊपर जो स्लो तरीके से वो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका पेस जो है वो इंक्रीज़ किया जाए ताकि जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके। अब ये CPEC जो प्रोजेक्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो आप इस आर्टिकल को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेट कर सकते हो और GS पेपर 2 जो है इंडिया एंड इट्स नेबर्स, इस आर्टिकल से भी इसको रिलेट कर सकते हो। CPEC जो प्रोजेक्ट है इसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो CPEC प्रोजेक्ट जो कॉरिडोर है इसको बनाया गया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के अंडर ही। इसमें हाईवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, ये सब कुछ चीज़ें जो है इसमें डेवलप की जाएंगी और इसका मेन रीज़न ये था कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के थ्रू यहाँ पर अरेबियन सी में अपनी रीच बना सके। इसका मेन रीज़न ये है कि पाकिस्तान में वो यहाँ पर ग्वादर पोर्ट भी डेवलप कर रहा है, हम यहाँ पर ईरान में चाहबार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। इंडिया को इसीलिए कंसर्न है कि ये जो CPEC जो प्रोजेक्ट है वो POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के से पास होकर के आ रहा है। हमें पता है कि 1947 में हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे वो एक तरीके से शुरुआत में अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश करते हैं और उसी का फ़ायदा उठा करके पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पर इन्वेजन कर देती है। उसके बाद में वो इंडिया के साथ में अपना अलायंस बना लेते हैं, लेकिन तब तक पाकिस्तान की जो आर्मी है वो उनके कुछ एरिया में एंटर कर चुकी थी। उसके बाद में उस एरिया को लेकर के रेगुलर इशू है। हालांकि कन्फ्लिक्ट जोन है उसके ऊपर अभी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है कि इंडिया का है पाकिस्तान का है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने यहाँ पर चाइना का साथ लेकर के पर एक प्रोजेक्ट डेवलप किया जिसकी वजह से हो सकता है कि इंडिया को हमेशा कंसर्न रहता है कि हमारे इंडिया में जो इंटरनल सिक्योरिटी जो इशू है उसको काफ़ी डाइल्यूट करने वाला इशू है ये। ओके, तो ये CPEC प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में हमने बेसिक फैक्ट्स देखे। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो मिस्टर बाइडेन
ने एक स्पीच दिया है। यूएस के प्रेसिडेंट है मिस्टर बाइडेन। लास्ट ईयर 2021 में 6 जनवरी को एक इंसिडेंट होता है। वहाँ के उस टाइम राष्ट्रपति होते हैं मिस्टर ट्रंप, लेकिन जो इलेक्शन हुए उसमें कंप्लीट मेजोरिटी जो है जो बाइडेन को मिल जाती है। तो मिस्टर ट्रंप जो है वो इलेक्शन में एक तरीके से धोखाधड़ी के आरोप लगाते हैं। उनको बोलना होता है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, और इसी को लेकर के वहाँ की जो संसद है, वहाँ की जो कैपिटल हिल है, उसमें कुछ इस तरीके के प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, कुछ रियोट देखने को मिलते हैं। उसी की फर्स्ट एनिवर्सरी मतलब कल जो है 6 जनवरी 2022 को 1 साल उन रियोट्स को कंप्लीट हो गई। अब इसमें वैसे इंस्पेक्शन चल रहा है कि क्या इशू रहा था, जो पहले से ये प्रोटेस्ट हुए क्या पहले से प्री प्लान्ड थे या फिर वहाँ पर इंस्टेंटली वो सारे इश्यूज क्रिएट हुए थे। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। द हिंदू की कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। अगर आप यहाँ तक आए हो, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।